जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ सिक्स आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 66। आज के लेक्चर में हम जो चैप्टर 13 है हमारा फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, उसका लेक्चर 2 है। आज हम उसकी न्यूमेरिकल टेक्निक स्टार्ट करेंगे कि रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है। तो लेकिन उससे पहले आपको होम असाइनमेंट दी गई थी। होम असाइनमेंट में कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नंबर 4 जो है सादिक लिमिट वाला इसमें कैलकुलेशन के बारे में पूछा है कि ग्रोथ रेट कैसे कैलकुलेट हुआ है। इस क्वेश्चन में उसने क्लियरली नहीं बताया हुआ कि टोटल ग्रोथ रेट कितना है। 6.5% कैलकुलेट हुआ है, कैसे कैलकुलेट हुआ वो ये पूछ रहे हैं। तो इसमें अगर आप नोट करें तो उन्होंने ग्रोथ रेट 1 नहीं 2 बताया हुआ है। पार्ट 1 में कि एज ए रिजल्ट वॉल्यूम ऑफ कैश एंड क्रेडिट सेल आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 10% एंड 5% रिस्पेक्टिवली। तो डिसाइड हमने ये करना है कि कैश सेल्स 10% से बढ़ रही है, 5% क्रेडिट सेल 5% से बढ़ रही है, ग्रोथ रेट 10% लें 5% लें, दोनों की सिंपल एवरेज लें या दोनों की वेटेड एवरेज। एवरेज लेना चाहिए या कि 10% रेट लें या 5% एवरेज लेने चाहिए। शाबाश। लेकिन चूंकि एवरेज कैलकुलेट करते हुए कैश सेल 30% है, क्रेडिट सेल 70% है, तो हम सिंपल इनको ऐड करके 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। वेटेड एवरेज का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है आपने? हाँ जी, शाबाश। तो पहले ये सुन ले कि ग्रोथ रेट कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन में उसने 1 नहीं 2 ग्रोथ रेट दिए हैं, कैश का अलग, सेल्स का, क्रेडिट सेल्स का अलग। लेकिन चूंकि हमने जब एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने हैं, एक्सपेंसेस, तो उनका इस बात से ताल्लुक नहीं होता कि सेल कैश की है या क्रेडिट की है। उनका तो इस बात से ताल्लुक होता है कि सेल्स कितनी है। जैसे अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स है, मैं आपसे कहूँ कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो क्या उसका कैश सेल की कॉस्ट ऑफ सेल्स कुछ और होती है और क्रेडिट सेल की कॉस्ट ऑफ सेल कुछ और होती है? ऐसा है क्या कि एक ही होती है? तो अगर उसने हमें कैश सेल्स अलग दी है, क्रेडिट सेल की ग्रोथ रेट अलग दी है, तो हमें हर कैलकुलेशन 2-2 दफ़ा करनी चाहिए कि एवरेज रेट कैलकुलेट करके एक ही दफ़ा करनी चाहिए। तो पहले तो जस्टिफिकेशन सुन लीजिए कि समझ लीजिए कि क्यों हमने सिंगल ग्रोथ रेट कैलकुलेट किया है। क्योंकि एक्सपेंसेस को जो सेल से रिलेट करते हैं, वो एक्सपेंसेस जब हमने बजट कैलकुलेट करना है इस साल का, तो उनके लिए सिंगल ग्रोथ रेट चाहिए। क्लियर? अब ये कैसे किया हमने? बहुत आसान। 30% कैश है पिछले साल का, 70% क्रेडिट है। पिछले साल 30% है, इस साल कितने से बढ़ा? 10% से। तो करें जरा, 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 1.1। इस साल की कैश सेल यही होगी ना? पिछले साल की कैश सेल 30% थी, इस साल की 10% बढ़ गई, तो क्या हुआ? 0.3 मल्टीप्लाई बाय 1.1। कैलकुलेटर कर ले भाई, कैलकुलेटर के बगैर फना समझने आ गया। 0.3 मल्टीप्लाई बाय 1.1, ये जवाब आया 2475। ये कैसे है? 0.33 आता है यार, क्या कैलकुलेशन कर रहे थे आप यार? 30 भाई से खुदा का खौफ कर यार। जैसे मैं कैलकुलेशन कई दफा दरखास्त कर चुका हूँ, क्योंकि हमने परसेंटेज इंक्रीज कैलकुलेट करना है ना, तो परसेंटेज से डायरेक्ट परसेंटेज कैलकुलेट कर लें, वो आसान है कि पहले परसेंटेज से टोटल कैलकुलेट करें, टोटल को बेस से डिवाइड करें, फिर वो कैलकुलेट करें। कॉमन सेंस कम किया मैंने, हिसाब लगाया। अब मैं भाई कैलकुलेशन करा रहा हूँ ना, प्लीज वैसे कर ले, एक दफा वैसे कर ले, फिर बाद में आप अपने तरीके से कर लीजिएगा, फिर जो तरीका पसंद आए वो ठीक है। कैश सेल पिछले साल 30% थी, क्रेडिट 70% थी। इस साल कैश सेल कितने परसेंट होगी और क्रेडिट सेल कितने, यही देखना है। पिछले साल थी 0.3 प्लस 0.7 इज इक्वल टू 1, यही था पिछले साल कैश सेल और क्रेडिट सेल। इस साल कितनी होगी लिखें,
0.3 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 प्लस 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 1.05। तो 1 तो बेस हो गया ना, इंक्रीज कितने का आया? 6.5% का। ठीक है मेरा भाई। अब आप अपने वो जो सेल से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर रहे थे वो भी ठीक थी, लेकिन वो बहुत लेंथी थी। आंसर यही आएगा, करके देख ले। नहीं करके देख मेरा भाई। सर आपने कह दिया ठीक। भाई समझ आई कि नहीं आई? दो ग्रोथ रेट थे, कैश का अलग, क्रेडिट का अलग। हमने जब एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने हैं हमें एक ही चाहिए ना, क्योंकि एक्सपेंसेस का ताल्लुक इस बात से है कि सेल बढ़ी तो एक्सपेंस बढ़े। इससे ताल्लुक नहीं है कि सेल कैश की बढ़ी कि क्रेडिट की बढ़ी। तो इसीलिए दो ग्रोथ रेट दिए थे, लेकिन हमने एक्सपेंसेस के लिए एक ही कैलकुलेट किया। हाँ, जब कैश का बजट कैलकुलेट करेंगे ना फिर अलग अलग करेंगे, वो तो बनता ही है। कुछ समझ आई मेरे भाई? तो ये टोटल सेल कैलकुलेट करके परसेंटेज कैलकुलेट करनी चाहिए कि डायरेक्ट परसेंटेज से भी? क्लियर जी? इसमें बाकी मेरा नहीं ख्याल कोई और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक पॉइंट। पेमेंट में ओपनिंग उसने बैलेंस दिया भाई, ये रॉ मटेरियल इन्वेंट्री का। ठीक है, हाँ, ये पिछले साल की ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है, ये पिछले साल की ओपनिंग। क्लियर? ये सॉल्यूशन में कैश बजट है, उसके अंदर ओपनिंग, ये देखिए उसने रेशो दी हुई है ना, 5:3:2। तो इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, इसको 5:3:2 से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मटेरियल लेबर ओवरहेड आ जाएगा। मटेरियल कितना आया? 2000। तो उससे फिर टर्नओवर रेशो उसने दी हुई है, वो यूज करते हुए बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर? चलिए, ये कैलकुलेट कीजिएगा, नहीं तो फिर कहेंगे तो मैं कल पूरा क्वेश्चन ही करवा दूंगा। क्वेश्चन पूरा करवा दूंगा, ठीक है, लेकिन पहले फिर हम फाइनेंस वाला करेंगे, फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन करेंगे। लेकिन पहले मैं देखूंगा आपने अटेम्प्ट किया कि नहीं किया। हाँ, फिर भी नहीं हुआ, ये इतना मुश्किल तो नहीं था। कितने स्टूडेंट से ये सादिक लिमिटेड वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, कहीं ना कहीं आगे फंस गए? और किस जगह पे प्रॉब्लम आई है, किस कैलकुलेशन में? ओपनिंग स्टॉक, वो तो पिछले महीने का दिया हुआ उसने, पिछले साल का। इस साल का ओपनिंग, चले ओपनिंग स्टॉक आपका क्या मसला था? पूरा सवाल ही में पूरी फाइनेंस ही मसला है, और पूरी जिंदगी मसला है। सेल्स में था, चलिए ठीक है, सेल्स वाला तो हो गया ना 6.5। चलिए, वो कोई बात नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं आप फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। आज हम इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन और फॉर्मेट समझने जा रहे हैं। और आपको पता है फाइनेंस में हमारी कोशिश होती है कि फॉर्मेट हमारा सेम रहे, क्वेश्चन चाहे जैसे मर्जी चले। तो इसका मतलब है आज का लेक्चर आपके लिए इस लिहाज से अहम है कि आज आपने फॉर्मेट समझना है, और फिर यही फॉर्मेट अगले 7-8 दिन चलेगा जब तक ये टॉपिक चलेगा। इस फॉर्मेट को, इसमें जो चीज़ें हैं उनको और कैलकुलेशंस को ख़ास तौर पे आपने समझना है। ये चैप्टर बजटिंग का अपोजिट समझिए इसको, बजटिंग का अपोजिट। बजटिंग के चैप्टर में खास बात क्या थी? कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा, कंसेप्ट बहुत कम। इसमें कंसेप्ट्स ज़्यादा हैं, कैलकुलेशन बहुत कम है, लेकिन बेसिक लेवल की कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन बहुत कम। हाँ, मनी मार्केट हैजिंग में एक टेक्निक है सिर्फ जिसमें कुछ कैलकुलेशंस हैं, वो 2-3 स्टेप्स हैं उसमें, वरना बाकी सिर्फ
एक सिंगल स्टेप कैलकुलेशन होती है, इसमें फॉर्मेट है बस और नहीं है, यानी इसमें कंसेप्ट ज़्यादा है, कैलकुलेशन कम। कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना। मुझे बताइए लेक्चर नंबर 1 में जो हमने कंसेप्ट स्टडी किए थे वो आपको समझ आ गए? उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हैजिंग एग्रीमेंट के बारे में आपको समझ आ गई? हैजिंग एग्रीमेंट क्या होता है? चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर कोई कसर रह भी गई आज के लेक्चर में इंशाल्लाह वो हम दोबारा उसको डिस्कस कर लेंगे जो रेलिवेंट कंसेप्ट होंगे। सबसे पहले देखिए हमारे 3 तरह के फाइनेंशियल रिस्क हैं। कौन कौन से? कमोडिटी रेट रिस्क या कमोडिटी प्राइस रिस्क, एक्सचेंज रेट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क। पहले ये जो ब्लैक वाली कैटेगरी है हेडिंग, इसको देख के मुझे बताइए इन तीनों में से हम कौन सा रिस्क सीखने जा रहे हैं? मैनेजमेंट, कमोडिटी रेट रिस्क की मैनेजमेंट सीखने जा रहे हैं। किस रिस्क की? कमोडिटी रेट रिस्क। अब ये नेक्स्ट हेडिंग देख के मुझे बताइए, बल्कि पहला जो चैप्टर के स्टार्ट में टेबल था एक, उसमें देख के मुझे बताइए कमोडिटी रेट रिस्क को मैनेज करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स हमारे सिलेबस में है? फॉरवर्ड और सिर्फ यही सिलेबस में है? ऑप्शन भी हो सकती थी लेकिन सिलेबस में नहीं, हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। फॉरवर्ड और फ्यूचर्स। चलिए ठीक है, तो इसका मतलब है कमोडिटी रेट रिस्क मैनेजमेंट हमारी 2 लेक्चर में कंप्लीट होगी। आज पढ़ेंगे कमोडिटी रेट रिस्क मैनेजमेंट थ्रू फॉरवर्ड और कल के लेक्चर में पढ़ेंगे थ्रू फ्यूचर्स। तो पार्ट ए से हमें पता चल गया कमोडिटी रेट रिस्क मैनेजमेंट सीखने जा रहे हैं। फिर जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 हेडिंग है, इसको पढ़ के मुझे बताइए टेक्निक कौन सी आज सीखने जा रहे हैं? फॉरवर्ड। आज सिर्फ फॉरवर्ड की टेक्निक सीखेंगे, आने वाले कल में हम फ्यूचर्स की टेक्निक सीखेंगे। फ्यूचर्स, ये फॉरवर्ड और फ्यूचर हेजिंग टेक्निक्स हैं। फॉरवर्ड का ये मतलब नहीं है कि आगे जाना, मूव करना, नहीं। फ्यूचर का ये मतलब भी नहीं मुस्तकबिल वाला, नहीं, बल्कि ये क्या है? ये 2 टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं, 2 टाइप्स ऑफ हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट है जिनसे हम फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज करते हैं। एक फॉरवर्ड, एक फ्यूचर। तो फॉरवर्ड को कैसे यूज किया जाता है हेजिंग के लिए तो हम बाद में सीखेंगे, पहले सीख लें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ये ध्यान में रखिएगा, ये ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट इसमें होगी, इसमें कमोडिटी सेल परचेज की बात भी होगी, रेट भी एग्री होगा, वक्त भी एग्री होगा, लेकिन इसकी सेटलमेंट थ्रू डिलीवरी ऑफ गुड्स नहीं होगी, थ्रू सेटलमेंट ऑफ प्राइस डिफरेंस होगी। ये ध्यान में रखिएगा। ट्रेड एग्रीमेंट में और फॉरवर्ड एग्रीमेंट में फर्क क्या है? ट्रेड एग्रीमेंट में एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स होती है और हेजिंग में प्राइस डिफरेंस। ट्रेड एग्रीमेंट में एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड होती है, जबकि हेजिंग एग्रीमेंट में प्राइस डिफरेंस सेटल होता है। अगर मैं इन भाईजान के साथ ये एग्रीमेंट करता हूं ना, आज से 1 महीने के बाद मैं आपसे 1000 kg चिकन खरीदूंगा 300 के रेट पे, ये एग्रीमेंट याद रखे ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसमें महीने के बाद मैं इनसे 1000 kg चिकन बाय करूंगा। ये कौन सा एग्रीमेंट है? ट्रेड एग्रीमेंट। ये डेरिवेटिव एग्रीमेंट नहीं है, या डेरिवेटिव की डिफरेंट टाइप्स होती है, ये फॉरवर्ड एग्रीमेंट नहीं है। फॉरवर्ड एग्रीमेंट क्या होता? अब देखिए फॉरवर्ड एग्रीमेंट करने लगा इनके साथ, आज से 1 महीने के बाद मैं आपसे 1000 kg चिकन 300 के रेट पे खरीदूंगा, लेकिन एक्चुअली मैं चिकन नहीं खरीदूंगा आपसे, जो उसका रेट डिफरेंस होगा ना वो सेटल कर लेंगे। जैसे महीने के बाद अगर चिकन का रेट 400 पे पहुंचा, ठीक है, या 200 पे पहुंचा, तो हम आपस में एक दूसरे के साथ प्राइस सेटल कर लेंगे जो डिफरेंस होगी, एक्चुअली वो डिलीवर नहीं होगा। ये जहन में रखिएगा। यानी मकसद जो होता है
वो गुड्स की डिलीवरी नहीं होती, प्राइस सेटलमेंट होती है। ठीक है, जैसे मैंने इन्हें 300 के हिसाब से खरीदना था, महीने के बाद रेट गया 400, ठीक है। तो अगर तो ये ट्रेड एग्रीमेंट होता ना, ट्रेड एग्रीमेंट, ये भाई क्या करते, बाजार जाते 400 के लिहाज से चिकन खरीदते और मुझे 300 के लिहाज से बेच देते, ये होता अगर ट्रेड एग्रीमेंट होता। लेकिन ये चूंकि ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, ये फॉरवर्ड एग्रीमेंट है, हेजिंग एग्रीमेंट है। हेजिंग एग्रीमेंट के अंदर कभी भी एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती। ये क्या करेंगे, ये कहेंगे भाई एग्रीमेंट हुआ है ना, तो ऐसा कर, हमारा जो एग्री रेट हुआ था 300 था, मार्केट रेट 400 है, 400 माइनस 300 100 kg एक के ऊपर, टोटल 1000 kg था, 100 मल्टीप्लाई बाय 1000, 1 लाख। ये ले भाई 1 लाख पकड़ के तू तो निकल। अगर तुमने खरीदने ही है ना तो तुम 300 तो तुम्हारा अपने पास होगा जेब में, अगर खरीदने है 100 मेरे से पकड़, मार्केट से खुद खरीद लो। नेचर समझ रहे हैं, मेरे लिए तो एक बराबर है, चाहे मुझे 300 के लिहाज से ये डिलीवर कर दे चिकन, या चाहे मुझे 400 के लिहाज से मार्केट से खरीदूं और 100 रुपए के लिहाज से पैसे इससे ले लूं, मेरा तो नेट रेट सेम रहेगा 300, ठीक है। लेकिन टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में फर्क है, और मैं चाहता हूं आपको ये फर्क बहुत क्लियर हो। ये हर हेजिंग टेक्निक में फर्क सेम रहेगा कि जो हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा वो चाहे फॉरवर्ड का हो, चाहे फ्यूचर्स का हो, चाहे ऑप्शन का हो, हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट में एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती गुड्स की, सिर्फ प्राइस डिफरेंस सेटल होता है। एक्चुअल डिलीवरी जो होती है गुड्स की वो ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए से होती है। वो मार्केट में जो गल्ला मंडी में ताजिर बैठे हैं उनके साथ जो एग्रीमेंट करेंगे उसमें होगी। ये सर में जिसके साथ डेरिवेटिव एग्रीमेंट करते हैं ना, ये कोई ट्रेडर नहीं होता, ये बैंकर होता है कोई, या फाइनेंस मार्केट में बैठा बंदा होता है। ये फर्क समझ आ रहा है आपको। हर हेजिंग टेक्निक में 2 कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एक होगा कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट जिसको हमने हेज करना है, जिसको प्रोटेक्ट करना है, जिसका रिस्क रिड्यूस करना है, ये ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट। और दूसरा होगा हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट। हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट के जरिए से ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट को सिक्योर किया जाता है कि इस पे प्राइस फ्लक्चुएशन ना हो। कैसे सिक्योर किया जाता है वो आज हम सीखेंगे या सीखना शुरू करेंगे, पहली टेक्निक। तो व्हाट इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, इससे पहले ये समझ लें व्हाट इज नॉट ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या नहीं है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या नहीं है, ये ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, इसमें चीजों की सेल परचेज डिलीवरी नहीं होती। किसकी होती है, प्राइस सेट। अच्छा, अंडरलाइन यानी इसमें जो जिक्र होगा ना कॉन्ट्रैक्ट में वो किसी चीज का ही होगा, उसका रेट भी होगा, उसका टाइम भी होगा, लेकिन असल में सेटलमेंट चीजों की नहीं होगी, कैश की होगी, प्राइस डिफरेंस। आइए पढ़ते हैं क्या कहते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर कमोडिटी, कमोडिटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और बाय ए कमोडिटी। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर कमोडिटी क्या है, टू बाय और सेल। एक कमोडिटी क्या हो सकती है, कमोडिटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो इंटरनेशनली ज्यादा कमोडिटी होती है ना कॉन्ट्रैक्ट, वो ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट होता है ऑयल, गोल्ड और व्हीट के। ऑयल और गोल्ड के ज्यादा होते हैं, सिल्वर कॉपर के भी होते हैं, कोई भी कमोडिटी हो सकती है। कोई ऐसे में कोई भी कमोडिटी देते हैं, आपने कमोडिटी के ऊपर ज्यादा गौर फिक्र नहीं करना, आपने ये देखना है भाई सेल का है कि परचेज का है, फॉरवर्ड का है कि फ्यूचर का है, गोल्ड का हो सिल्वर का हो हमारी ब्लास है, हमने तो उसे हेज करके देना है। फॉरवर्ड, अच्छा इसमें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर कमोडिटी है, ठीक है ना। फॉरवर्ड को अंडरलाइन करें और कमोडिटी को अंडरलाइन करें। अब हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जब हम जाएंगे तो उसमें डेफिनेशन क्या होगी, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉर कमोडिटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट ब्ला ब्ला ब्ला। यानी इसका मतलब है कमोडिटी को हेज करने के लिए ये क्या बता रहा है कि हम
कमोडिटी को हेज कर रहे हैं, और कैसे हेज कर रहे हैं? फॉरवर्ड के जरिए। जब हम कमोडिटी को हेज करना है लेकिन फ्यूचर के जरिए से, तो क्या लिखेंगे? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, इसी तरह फर्ज कीजिए हमने फॉरेन करेंसी को हेज करना है थ्रू फॉरवर्ड, तो फिर डेफिनेशन में क्या लिखा होगा? ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर एक्सचेंज रेट या फॉर फॉरेन करेंसी इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और बाय ए फॉरेन करेंसी। वहां डेफिनेशन में कमोडिटी नहीं आएगा, वहां क्या आएगा? फॉरेन करेंसी। ठीक है, लेकिन बहरहाल अभी हम कमोडिटी के ऊपर है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर कमोडिटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू बाय और सेल, यानी बाय के लिए भी हो सकता है, सेल के लिए भी हो सकता है। बिल्कुल, मैं ट्रेडर हूं, हो सकता है मैंने 3 महीने के बाद कमोडिटी बाय करनी हो, ठीक है, हो सकता है मैंने कमोडिटी सेल करनी हो। मैं पोल्ट्री फार्म वाला हूं तो मुझे 3 महीने के बाद चिकन सेल करना होगा। मैं फ्राइड चिकन बेचने वाला हूं तो मुझे हो सकता है 3 महीने बाद बाय करना पड़े। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बाय का भी हो सकता है, सेल का भी हो सकता है। समझ रहे हैं? फॉरवर्ड को अंडरलाइन करें, कमोडिटी को अंडरलाइन करें, क्योंकि ये टर्म्स चेंज होंगी इसलिए अंडरलाइन करवा रहा हूं। कोई भी टर्म चेंज हो जाए आपकी पोजीशन चेंज हो जाती है। फॉरवर्ड की बजाय फ्यूचर कर लें, कोई और क्वेश्चन बन जाएगा। कमोडिटी की बजाय फॉरेन करेंसी कर लें, कोई और क्वेश्चन बन जाएगा। बाय का बोल रहा है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन बनेगा। सेल का है तो हमारी पोजीशन चेंज होती रहेगी ना, सेल का है तो कोई और क्वेश्चन होगा। फिर कह रहा है फॉर एग्जांपल आफ्टर इन फ्यूचर, यानी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर कमोडिटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और बाय कमोडिटी इन फ्यूचर, के फ्यूचर में बाय या सेल करेंगे। जैसे आफ्टर 1 मंथ या 3, फ्यूचर कुछ भी हो सकता है, आफ्टर 1 मंथ भी हो सकता है, 3 मंथ भी होता है, 6 मंथ भी हो सकता है, 12 मंथ भी हो सकता है। उम्मीद ये साल से कम का टाइम पीरियड होता है, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एट प्री डिटरमिन्ड रेट, जो कॉन्ट्रैक्ट में एग्री होगा। लेकिन इसमें सबसे अहम चीज पता है क्या है? कि 3 महीने का अगर एग्रीमेंट है ना, तो 3 महीने के बाद चीज खरीदी बेची नहीं जाएगी, प्राइस डिफरेंस एडजस्ट होगा। ठीक है। फिर कह रहा है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर ट्रेड। अच्छा, ये जो लाइन है ना, ये बेसिकली डिफरेंस है फॉरवर्ड और फ्यूचर्स का, फॉरवर्ड और फ्यूचर का। ये जो अब लाइन पढ़ाने जा रहा हूं। अच्छा, आप में से किसी को पता है ये फ्रेश नोट्स कहाँ से मिलते हैं? स्टेट अच्छा, स्टेट बैंक से भी मिल जाते हैं और स्टेट बैंक के बाहर भी होते हैं। स्टेट बैंक के बाहर कहाँ से मिलते हैं? वो दीवार के साथ कोई थोड़ा थोड़ा लगा के बैठे होते हैं, या बात साथ घूम भी रहे होते हैं। हाँ जी, हार वालों के पास में, हार वाले देते नहीं, उन्होंने अपने हार बनाने के लिए रखे होते हैं। अच्छा, दे देते हैं। चले 12, नहीं, स्टेट बैंक वाली एग्जांपल काफी है। स्टेट बैंक से मिल जाते हैं, स्टेट बैंक से भी और स्टेट बैंक से बाहर। अच्छा, हार वाला जो, सॉरी, हार वाला स्टेट बैंक के बाहर वाला जो थड़े वाला है, जो थड़े पे घूम फिर रहे होते हैं, वो अगर आपसे कहें सर कितने के नोट से, आप कहें 1000 के, वो कहते हैं 1000 के नोट के कॉपी चाहिए, 1 लाख रुपया दे दे, मैं अभी आधे घंटे में आता हूँ, आप दे देंगे? नहीं देंगे 1 लाख रुपया। क्यों? आधे घंटे में आके आपको फ्रेश नोट दे देगा। ना आया तो शाबाश, ना आया, ये बात पे कायम रहना, ना आया। और अगर स्टेट बैंक के अंदर गए और उस बंदे ने कहा सर 1 लाख दीजिए और यहाँ पे इंतजार कीजिए, अभी आपकी कॉपी निकलवा रहा हूँ, वहां दे देंगे। क्यों? वो नहीं भाग सकता। एक तो बैंक का भागेगा और फिर ऊपर से रिकॉर्डिंग भी हो रही होती है, सीसीटीवी वगैरह होते हैं, ठीक है, कोई ना कोई रसीद भी होती है आपके पास, वो तो रसीद भी दे जाएगा, रसीद भी किसी काम की नहीं, पता नहीं कौन है। यही फर्क होता है। बाज़ औक़ात हम जब ट्रेड करते हैं ना, ख़ास तौर पे ये फॉरवर्ड, ये डेरिवेटिव मार्केट में, तो इसमें बड़ा फ़र्क ये होता है, बाज़ औक़ात तो कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं ना, उनके साथ हम ट्रेड कर रहे होते हैं, बेहतर यही है उनके साथ ट्रेड की जाए। लेकिन वो ट्रेड करते हैं 9 to 5,
और बाज़ औक़ात आपको पता है कि कुछ बिजनेस ऐसे भी होते हैं जो 24 आवर भी चल रहे होते हैं। तो कभी अगर हमें शाम में 5 बजे के बाद फ़र्ज कीजिए हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट करना हो, अब हम स्टेट बैंक तो बंद हो गया, 5 बजे के बाद फ्रेश नोट की कॉपी चाहिए, तो यहाँ तो अगले दिन का इंतज़ार कर लें। और अगर नहीं कर सकते तो फिर क्या करना पड़ता है, वो जो थड़े पे लोग हैं उनके साथ डील करनी पड़ती है। इससे फाइनेंस की लैंग्वेज में वो जो थड़े पे लोग होते हैं ना उन्हें कहते हैं ओवर दी काउंटर, OTC मार्केट। ओवर दी काउंटर, काउंटर वो काउंटर लगा के ना स्टॉक एक्सचेंज के साथ या स्टेट बैंक के साथ वो बैठे होते हैं बहुत से लोग। जैसे कचहरी चले जाए ना तो हर दरख्त के नीचे 2-3 वकीलों का ऑफिस होता है, हाँ चैम्बर बना होता है। तो उसी तरह वहाँ पे भी ओवर दी काउंटर थड़ा लगा के, लेकिन याद रखें होता थड़ा है लेकिन करोड़ों अरबों का बिजनेस कर रहे होते हैं बाज़ औक़ात, वो है OTC मार्केट। समझ गए? दो टेक्निक्स है फॉरवर्ड और फ्यूचर। इसमें फ़र्क पता है क्या है? फ़र्क सिर्फ इस चीज़ का है कि फॉरवर्ड भी एग्रीमेंट टू सेटल इन फ्यूचर है, फ्यूचर भी एग्रीमेंट टू सेटल इन फ्यूचर है। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज के साथ और फॉरवर्ड किए जाते हैं ओवर द काउंटर OTC मार्केट में। फॉरवर्ड में डिफॉल्ट रिस्क ज्यादा होता है, फ्यूचर में डिफॉल्ट रिस्क कम होता है। लेकिन मसला पता क्या है, ये फॉरवर्ड में आप अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, फ्यूचर में आप अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट का टाइम पीरियड और कॉन्ट्रैक्ट की क्वांटिटी फ्यूचर्स में स्टैंडर्डाइज होती है, फॉरवर्ड में स्टैंडर्डाइज नहीं होती। बात समझ नहीं समझ आई बात? फर्ज कीजिए आप घर से निकले शर्ट लेने के लिए, आपके पास दो बड़ी ऑप्शंस होती हैं। नंबर 1, मार्केट से कपड़ा खरीदे और टेलर के पास जाएं और अपनी मर्जी से अपने साइज के मुताबिक उससे स्टिचिंग करवा ले। एक ये, इसको बोलते हैं कस्टमाइजेशन। आप कस्टमाइज करवा सकते हैं, साइज को कस्टमाइज करवा। दूसरी ऑप्शन क्या है, किसी ब्रांडेड शॉप पे चले जाएं या रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप पे चले जाएं, वहां पे जो रेडीमेड शर्ट है वो पहन के देख लें, जो आपको लगे कि फिट है मेरे पे उसको बाय कर लें। इसमें अमूमी तौर पे कस्टमाइजेशन पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत बाजू का एडजस्टमेंट करना पड़ जाए। अच्छी शर्ट लगे आप कहें कस्टमाइज करवा दो लेकिन वो लुक नहीं रहेगी, ठीक है, तो थोड़ा बहुत साइज का फर्क आ जाता है। परफेक्ट फिटिंग नहीं होती, रेडीमेड जब आप बाय करते हैं ना परफेक्ट फिटिंग नहीं होती, लेकिन फिर भी गुजारे माफक काम चल जाता है। तो दो ऑप्शन है। इसी तरह जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को हेज करवाने के लिए जाते हैं, आपके पास दो ऑप्शन है। नंबर 1, ओवर द काउंटर मार्केट में चले जाएं। नंबर 2, स्टॉक एक्सचेंज में चले जाएं। स्टॉक एक्सचेंज में चले जाएंगे, वहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट बाय सेल हो रहे होते हैं, याद रखें उनके टर्म्स एंड कंडीशन स्टैंडर्डाइज्ड, उनका टाइम पीरियड स्टैंडर्ड 1 महीने 2 महीने 3 महीने की मैच्योरिटी का, और उनका खास तौर पे साइज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्डाइज्ड। 1 टन 2 टन 10 टन 5 टन और कोई। आप कहेंगे सर 3.5 टन का कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है? कोई नहीं। आप कहें सर मैंने 3.5 टन मेरी प्रोडक्शन होनी है, इसका कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाए, फ्यूचर वाला कहेगा कोई नहीं, या तो 2 टन का है या 5 टन का है, 3.5 टन का कोई कॉन्ट्रैक्ट। आप कहें सर मेरी प्रोडक्शन होनी है 3.5 महीने के बाद, कहेगा नहीं, या तो 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है या 4 महीने का, या तो 3 महीने बाद सेटलमेंट करने आना या 4 महीने बाद करने आना, 3.5 महीने बाद नहीं। ये है फ्यूचर्स। और अगर आप बाहर निकले स्टॉक एक्सचेंज से तो फॉरवर्ड थड़े पे बैठा होता है ओवर द काउंटर, वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज कौन सा कॉन्ट्रैक्ट करती है? फ्यूचर। थड़े पे जो बैठे होते हैं वो फॉरवर्ड। वो कहते हैं भाई बात सुने, परेशान है क्या? उन्होंने कहा सर कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, हेजिंग करना चाहता हूँ। OTC वाले ने कहा हम भी हेजिंग करते हैं। उन्होंने कहा लेकिन सर मसला ये है कि स्टैंडर्डाइज उसमें 2 टन का कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, 5 टन का है, मेरे पास क्वांटिटी 3.5 टन की है। OTC वाला क्या कहेगा? सर 3.5 छोड़ें, 3.25 भी करनी है ना तो हम करने को तैयार है।
एनी क्वांटिटी, फॉरवर्ड में कोई भी क्वांटिटी हेज हो सकती है। फिर आपने कहा अच्छा नहीं लेकिन मैंने 3.5 महीने बाद करने, उसने कहा 3.5 महीने क्या 3 महीने 10 दिन बाद वाला भी करना है ना, वो भी हम करेंगे। यानी फॉरवर्ड और फ्यूचर में बेसिक डिफरेंस सिर्फ आपके सिलेबस की हद तक सिर्फ एक है। अगर आप कहें ना सर एक फर्क बनाएं फॉरवर्ड और फ्यूचर, वर्किंग दोनों की सेम है, फर्क सिर्फ एक है, फॉरवर्ड में कॉन्ट्रैक्ट साइज कुछ भी हो सकता है, फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट साइज स्टैंडर्डाइज्ड होगा। और भी चीजें स्टैंडर्डाइज होती हैं लेकिन सिलेबस की हद तक सिर्फ एक काफी है। ये बात समझ आई आपको? ठीक है, अब आगे यही बता रहा है, कह रहा है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर ट्रेडेड इन ओवर द काउंटर मार्केट। ओवर द काउंटर मार्केट मींस थ्रू ए डीलर अदर देन स्टॉक एक्सचेंज। अब ये है फॉरवर्ड की डेफिनेशन। अब मैंने आपको समझाई नहीं लेकिन फ्यूचर की डेफिनेशन समझाए मेरे भाई। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा होगा? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर ट्रेडेड इन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। शाबाश, ठीक है। अब फीचर्स ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पूछ रहा है, इसमें कुछ ज्यादातर फीचर्स वही होंगे जो फॉरवर्ड के, वही फ्यूचर के, कुछ फर्क भी होंगे। पहला फीचर, देयर आर टू पार्टीज इन ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, एक सेलर और एक बायर। भाई ऐसा ही होगा ना, हर कॉन्ट्रैक्ट में, दुनिया के हर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा ही होता है, एक सेलर है और एक बायर है। अगर हम सेलर हैं तो डीलर क्या होगा? और अगर हम बायर हैं यानी हम एग्रीमेंट कर रहे हैं सेल का, तो वो किसका एग्रीमेंट कर रहा होगा? बाय का। हम एग्रीमेंट कर रहे हैं बाय का। आपने एग्जाम क्वेश्चन में खास तौर पे देखना आपकी पोजीशन कौन सी है, आप बायर हैं कि सेलर हैं। अगर आप सेलर हैं तो प्राइस बढ़ेगी, आपने खुश हो जाना है। अगर आप सेलर हैं प्राइस कम होगी, टेंशन में आ जाना है, सैड हो जाना है। अगर बायर है प्राइस बढ़ेगी तो सैड। सेलर प्राइस बढ़ने पे खुश हो रहा है, बायर प्राइस बढ़ने पे सैड हो रहा है। इसीलिए फौरन खुशियां सैड नहीं हो जाना, पहले देखना है हम बायर हैं कि सेलर है। ये ना खुशी से नाच रहा है, मैंने कहा क्या हुआ? कहा प्राइस बढ़ गई। मैं कहा बड़ी खुशी की बात है, फिर कहता मैंने बाय करना था, एक लगाऊंगा, फिर इसको होश आएगी। ठीक है, ये ऐसे होगा, बायर होंगे प्राइस बढ़ रहे होंगे, गेन कैलकुलेट करके बैठा होगा, ये लॉस है तेरा, ये अफसोस है, अफसोस का काम है वो। तो देयर आर टू पार्टीज इन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। भाई ये बात समझ आई? मजे की बात सुने, जब आप कल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे ना, उसमें भी यही लाइन लिखी होगी, देयर आर टू पार्टीज इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। कौन कौन से? बायर और सेलर। ये बात समझ आ गई? इसको करें टिक, इसको भी टिक करें ताकि मेरी तसल्ली हो जाए। लेकिन ज्यादा अहम ये है फीचर, फीचर से कंसेप्ट निखरता है, इसको टिक। भाई ये समझ आ गई ना? वाह। फिर क्या इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जो कोई कमोडिटी के बाय या सेल करने का एग्रीमेंट होगा, इसमें कोई डेट होगी? डेट के महीने बाद सेटलमेंट होनी है, 2 महीने बाद होनी है, 3 महीने बाद होनी है, 6 महीने बाद होनी है। वो जो सेटलमेंट की डेट होती है ना, उसे हम कहते हैं डेट स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन विच सेटलमेंट विल टेक प्लेस इज कॉल्ड मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी डेट को अंडरलाइन कर रहे हैं, और समझ आ गई तो टिक करें। मैच्योरिटी डेट समझ आ गई? ये मैच्योरिटी डेट किसकी है भला? ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की है। डेरिवेटिव ना जनरल टर्म है, जनरल टर्म। डेरिवेटिव, ये फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन, ये सारी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की एग्जांपल है। तो कभी कभी वैसे तो मुझे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलना चाहिए, कभी कभी मेरे मुंह से डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट निकल जाए तो समझ आ जाती है ना आपको। तो ये जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट यानी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा होगा 3 महीने बाद सेटलमेंट होगी। एग्रीमेंट आज हो रहा है, एग्रीमेंट आज हो रहा है, लेकिन सेटलमेंट कब होगी? आलू की फसल के बीज मैंने आज बोए हैं, फसल तैयार होगी फर्ज कीजिए 4 महीने बाद। तो मुझे बताइए, जब 4 महीने बाद मैंने मार्केट में जाके बेचना है, तो मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आज करूंगा कि 4 महीने बाद करूंगा? आज करूंगा। 4 महीने बाद तो मुझे ट्रेडिंग एग्रीमेंट करना है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो मेरे को आज करना है। समझ रहे हैं? आज जब मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा उसमें लिखा होगा 4 महीने के बाद सेटल होगा ये। तो 4 महीने बाद की डेट को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या? मैच्योरिटी डेट।
इसे बाज़ औक़ात एक्सपायरी डेट भी बोलते हैं, एक्सपायरी डेट भी बोलते हैं कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इस डेट पे एक्सपायर हो रहा है। भाई ये बात समझ आ गई, इसको लगाएं टिक। भाई समझ आ गई, फिर टिक लगाएं। मैंने बताया था कंसेप्ट है, इसमें कैलकुलेशन कुछ नहीं है, कैलकुलेशन आखिरी 10 मिनट में हो जाएगी कैलकुलेशन वाला काम। आगे चलें। नेक्स्ट, भाई उसमें अगर टाइम पीरियड है 3 महीने बाद सेटलमेंट होगी तो कोई रेट भी तो होगा, किसकी सेटलमेंट होगी, रेट होगा कि नहीं होगा। दुनिया का कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें डेट ना हो, जिसमें प्राइस ना हो, प्राइस तो होगी। तो जो याद रखिएगा, जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस तय पाई है ना कि 3 महीने बाद इस रेट पे सेल परचेज होगी, यानी असल में सेल परचेज नहीं होगी, सिर्फ प्राइस सेटल होगी। जिस रेट पे सेटलमेंट होगी उस रेट को पता क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिलीवरी प्राइस, या उसे एग्रीमेंट रेट भी कह सकते हैं। एग्रीमेंट रेट, डिलीवरी प्राइस, कैसा डिलीवरी इस प्राइस पे, प्राइस स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, फॉर द ट्रेड इज आल्सो कॉल्ड डिलीवरी प्राइस इन प्राइस। अच्छा, ये फॉर द ट्रेड को काट दें, फॉर द ट्रेड को काट दें, क्योंकि फॉर द ट्रेड थोड़ी है, ये तो प्राइस सेटलमेंट के लिए होता है। प्राइस स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड डिलीवरी प्राइस। ठीक है, तो अब मैच्योरिटी डेट और डिलीवरी प्राइस समझ आ गया। ये अगर क्वेश्चन में बार बार टर्म इस्तेमाल हो तो आप समझ लेंगे मैच्योरिटी डेट क्या है। मैच्योरिटी डेट क्या है, जिसपे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट सेटल होगा, ये तो बताया नहीं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। और डिलीवरी प्राइस क्या है, जिस प्राइस में सेटल होगा। डिलीवरी प्राइस को मैं एग्रीड रेट बोल सकता हूं, एग्रीड रेट। अच्छा, पक्की बात है, एग्रीड रेट, एग्रीमेंट का रेट मतलब एग्रीड रेट। कह रहा है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर कस्टमाइजेबल एज कंपेयर टू फ्यूचर्स, यानी पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड द टर्म्स ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। यानी पार्टी आपस में फैसला करेगी, वो कहेगा सर 4.5 टन नहीं 3.5, फॉरवर्ड में 3.5 टन एग्री हो जाएगा। फ्यूचर में याद रखें, स्टैंडर्डाइज फ्यूचर में अवेलेबल है, फर्ज कीजिए मार्केट में 1 टन 2 टन 3 टन की क्वांटिटी, 4 टन की क्वांटिटी, 5 टन, यही साइज अवेलेबल है। हमें चाहिए 2.25 टन, फ्यूचर में मिलेगा। फ्यूचर में या तो आपको राउंड ऑफ करके 2 करना पड़ेगा या राउंड ऑफ करके 3 करना पड़ेगा, वो आपकी मर्जी है, 2 कर लें या 3, 2.25 नहीं मिलेगा, ये पक्की बात है। लेकिन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एनी क्वांटिटी कैन बी एग्रीड। फॉरवर्ड में आप 2.25 टन का एग्रीमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल। ये बहुत यूनिक फीचर है इसका। इसी वजह से आगे चल के एक फिनोमिना होता है जिसे हम कहते हैं परफेक्ट हेजिंग। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम कहते हैं परफेक्ट हेजिंग है ये। किस वजह से, इसी वजह से कि इसमें परफेक्ट क्वांटिटी आप एग्री कर सकते हैं जितनी चाहिए। ये परफेक्ट हेजिंग क्यों कहते हैं ये बाद में समझ आएगा आपको। ये कस्टमाइजेबल की बात समझ आ गई। कस्टमाइजेबल में आप हर चीज कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस की हद तक सबसे अहम चीज क्या होगी, क्वांटिटी, जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट साइज भी बोलते हैं। कितने टन का कॉन्ट्रैक्ट, कितने किलो का कॉन्ट्रैक्ट, कितने यूनिट्स का कॉन्ट्रैक्ट, वो जाहिर है कमोडिटी टू कमोडिटी वेरी करता है। ऑयल होगा तो शायद वो लीटर में होगा, गोल्ड होगा तो वो केजी में होगा, तोला में होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन स्टैंडर्डाइज तोले होंगे। कितना, 20 तोला, 40 तोला, 50। देयर इज पॉसिबल डिफॉल्ट रिस्क फॉर बोथ पार्टीज। क्या कह रहा है, डिफॉल्ट रिस्क है, उसको पैसे दिए तो वो क्या करेंगे, वो डिफॉल्ट रिस्क क्यों है, अभी बताया था, बोला था डिफॉल्ट रिस्क क्यों है, पैसे दिए निकल गए और बाद में वापस ना आए तो। हाँ, और हमने उसे कहा यार ये जरा फ्रेश नोट दे दो, हम भी आधे घंटे में आ रहे हैं। हाँ, निकल गए तो। भाई बात समझ आई, ये फीचर समझ आ गया तो इनको टिक करें। फीचर समझ आ गया तो आप क्वेश्चन समझने के काबिल हो गए। अब क्वेश्चन की तरफ चलें। ये है फॉर्मेट, और ये फॉर्मेट आपके फॉरवर्ड फ्यूचर ऑप्शन हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट में आएगा, ये फॉर्मेट। अच्छा, ये है कंप्लीट फॉर्मेट।
आई कैप ज्यादातर सिर्फ 2 स्टेप मांगता है, थर्ड और फोर्थ। कभी 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 सेकंड भी मांग सकता है, लेकिन ज्यादातर फोर्थ। और इवन थर्ड स्टेप फोर्थ में कवर हो जाता है। अगर आप देखें ना, ये गेन पड़ा है, लेकिन हम इसमें कैलकुलेशन शो करवाने के बजाय वर्किंग अलग कर लेते हैं, टोटल अमाउंट इधर ले आते हैं। ये कंप्रीहेंसिव है, इससे ज्यादा आई कैप नहीं पूछेगा इंशाल्लाह। ज्यादातर आई कैप सिर्फ आपसे स्टेप 4 पूछेगा, स्टेप 4, कभी कभी स्टेप 2 भी पूछ सकता है। 3 स्टेप 4 का हिस्सा है। 1 सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि आप चीजें ध्यान से लिख लें, ताकि बार बार पेपर पे ना आपको देखना पड़े, क्वेश्चन पेपर। स्टेप्स इन कमोडिटी रेट हेजिंग थ्रू फॉरवर्ड। पहला स्टेप आपने ये लिखना है, व्हाट इज टू बी हेज्ड। क्या लिखना है? फर्ज कीजिए आप एक प्रोड्यूसर हैं, आपकी फसल तैयार होनी है 3 महीने के बाद। कौन सी फसल? कपास की। कपास की। कपास की, कपास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉटन। कॉटन 3 महीने बाद। तो मुझे बताइए, आप प्रोड्यूसर हैं कि आप कंज्यूमर हैं? 3 महीने बाद आपने सेल करना है कि बाय करना है? पक्की बात है। तो हेजिंग स्ट्रेटजी में हमें सेल पोजीशन लेनी है कि बाय पोजीशन? सेल पोजीशन, सेल करना है। हम यहां पे लिखेंगे व्हाट इज टू बी हेज। भाई क्या हेज करना है? हम कहेंगे सेल ऑफ कॉटन, कितने क्वांटिटी बताए? 500 मन। 525 कर लेते हैं। ऑकवर्ड इसीलिए तो ऑकवर्ड कर रहा हूं, स्टैंडर्डाइज हुई तो फ्यूचर हो जाएगा ना। 804 घुआओगे मेरे को। 408 कर लेते हैं। 408 सेल ऑफ 408 यूनिट्स, सॉरी, सेल ऑफ 408 मन ऑफ कॉटन आफ्टर 3 months थ्रू फॉरवर्ड। ये समझ आया आपको? ठीक है, सेल। अच्छा, तो बताइए जरा, व्हाट इज टू बी हेज्ड। अगर यही सिचुएशन हो और आप प्रोड्यूसर नहीं है, आप फैक्ट्री वाले हैं जिसने खरीदना है इसको, और आप डर रहे हैं। आपसे पूछा क्यों डर रहे हैं? आपने कहा 3 महीने बाद मेरे को 408 टन कपास चाहिए, लेकिन पता नहीं रेट बढ़ ना जाए, तो मैं हेजिंग करना चाहता हूं। अब बताइए व्हाट इज टू बी हेज्ड, क्या लिखेंगे? परचेज ऑफ 408 यूनिट्स आफ्टर 3 months थ्रू फॉरवर्ड। अच्छा, अगर यही काम हमने फ्यूचर में करना हो फिर क्या करेंगे? फॉरवर्ड की जगह क्या लिख देंगे? फ्यूचर। लेकिन एक और चीज का फर्क पड़ेगा। शाबाश, क्वांटिटी भी स्टैंडर्डाइज करनी पड़ेगी, 400 या 500, जो भी ऑप्शन अवेलेबल है। बहरहाल व्हाट इज टू बी हेज समझ आ गया आपको? चले अब आगे चलते हैं। स्ट्रेटजी क्या होगी आपकी? स्ट्रेटजी का मतलब है आज क्या करना है। स्ट्रेटजी का मतलब क्या है? आज क्या करना है। आज क्या करेंगे? एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का करेंगे? ये जो आज आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये है असल में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये स्ट्रेटजी है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। क्या करेंगे? सेल करेंगे। आज एग्रीमेंट किस चीज का करेंगे? कॉटन को सेल करने का। किस रेट पे? एग्री रेट पे। अब जैसे फर्ज कीजिए 408 मन कपास 3 महीने बाद मेरा अंदाजा है तैयार होगी, और मैं परेशान हूं कि आज का रेट है 1000 रुपये मन, कहीं 3 महीने बाद 800 ना हो जाए। मैं डर रहा हूं। फाइनेंशियल रिस्क में ये होता ना, डर क्या रहा हूं
आज कपास का रेट 1000 है, 3 महीने बाद 800 ना हो जाए। तो अब मैंने आज डीलर के पास गया, मैंने उसे कहा करो मेरे साथ एग्रीमेंट, फॉरवर्ड एग्रीमेंट। अब ये स्ट्रेटजी में एग्रीमेंट होने लगा है। मैंने जो एग्रीमेंट करूंगा उसमें क्या लिखा जाएगा, आई एग्री टू सेल, आई एग्री टू सेल 408 मन ऑफ कॉटन एट द रेट ऑफ 1000 और साइन कर लेंगे दोनों पार्टीज। ये हो गई, बन गई स्ट्रेटजी, या दूसरे लफ्जों में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। अब मेरा डर दूर हो गया। दूर कैसे हो गया? अब अगर रेट 800 की बजाय 600 पे भी चला जाए ना, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। क्यों टेंशन नहीं है? क्योंकि मैंने 1000 का कर लिया है, जो भी डिफरेंस होगा मुझे मिल जाएगा उससे। मैं समझ रहे हैं? एग्रीमेंट कर लिया मैंने। क्या एग्रीमेंट किया? एग्रीमेंट टू सेल, और रेट फिक्स कर दिया। क्या रेट फिक्स कर दिया? 1000। अब क्या होगा? अब मैं घर जाके सुकून से 3 महीने अपने बिजनेस के ऊपर तवज्जो दूंगा, यानी अपनी कपास के ऊपर। ठीक है, खूब अच्छे तरीके से। 3 महीने के बाद मेरी कपास तैयार हो जाएगी। अब मैं उसके गांठे बना के, सोच के बताइए किधर लेके जाऊंगा? वो ब्रोकर के पास, डीलर के पास, के गल्ला मंडी में? गल्ला मंडी में। ये चीज जिससे कॉन्ट्रैक्ट किया उसके पास क्यों जाऊंगा मैं? और कॉन्ट्रैक्ट ने पहले 10 दफा बोला मैंने, और प्राइस सेटलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट, खुदा का खौफ कर। तो ऐसे यार है। नहीं अब नहीं, अब बात बढ़ गई यार, मुझे गुस्सा। हाँ, फोन करके डी कहेगा छोटा कप चाय, नंबर है आपका? चले पहले गल्ला मंडी तो पहुंचने दो उसको भाई, तेरी मेरी जल्दी मुझे पहुंचने दो। उठाया हुआ है सारा 408 मन कपास है। थक गया। अच्छा अब सुने स्टेप नंबर 1, 400 बैठा जाओ करता हूं। 408 मैंने खरीदना था कि बेचना था? भूल गया, बेचना था। 408 टन लेके मैं गल्ला मंडी पहुंचा। ये किधर पहुंचा मैं? ये जो मैंने सेल करनी है, सेल ऑफ कमोडिटी, किधर पहुंचे? मार्केट में जाके सेल करनी है, मार्केट में, गल्ला मंडी में। उधर गया मैं, उधर रेट चल रहा था 600। मैंने कहा शुक्र है, मैं खुश हो गया। मैं अब ये आपने थोड़ी देर बाद बताना मुझे मैं खुश क्यों हुआ। हालांकि अमूमी तो सेल प्राइस कम हो तो सेलर सैड होता है। हाँ पहुंचे, लेने तरतीब से मुझे पहले चलने दें, तरतीब से। मैं गया, 408 टन मैंने किस रेट पे बेचना है? 600 पे। तो यहां पे इस वाले कॉलम में मैं लिखूंगा रसीड फ्रॉम सेल ऑफ 408 टन एट द रेट ऑफ 600 इज इक्वल टू, जितनी भी अमाउंट बनेगी इधर लिख देनी है, लिख दे। अब सुने इसके बाद, अब सुने, अब हमने ये वाला कॉन्ट्रैक्ट है ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट, ये है सेटलमेंट ऑफ ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट, ये है सेटलमेंट ऑफ हैजिंग कॉन्ट्रैक्ट। अब पहले आपने ये डिसाइड करना है हैजिंग कॉन्ट्रैक्ट पे गेन है कि लॉस है। ये कैसे डिसाइड करना है सुन लीजिए। अगर 3 महीने के बाद आपको लगे कि आपका हेज करने का फैसला सही था तो ये है गेन, और अगर आपको 3 महीने बाद लगे
कि हेज करने का फैसला गलत था, तो ये है लॉस। भाई कुछ समझ आई? अच्छा आप मुझे बताएं, हमारी वाली एग्जांपल में मैंने एग्रीमेंट किया 1000 का, 3 महीने बाद मैंने देखा मार्केट के हालात ही बदले हुए थे, वो तो 600 पे पहुंची हुई थी मार्केट। तो पहले मैं देख लूं मैंने खुश होना है कि सैड होना है। मैंने मार्केट में गया, मैंने एग्रीमेंट किया था ट्रेडर डीलर के साथ 1000 का, मार्केट में गया, मार्केट में 600। मैं कहूँगा या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैंने हैजिंग कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। बताइए हैजिंग कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए फेवरेबल है कि अनफेवरेबल? फेवरेबल। तो हैजिंग कॉन्ट्रैक्ट में जो भी फर्क होगा वो मेरे लिए क्या है? आपने हमेशा गेन या लॉस ऐसे डिसाइड करना है। अगर तो कॉन्ट्रैक्ट फेवरेबल है तो गेन, और अगर फेवरेबल नहीं है लॉस। तो पहले मुझे बताइए गेन है कि लॉस है? गेन है। अच्छा गेन कितना है? गेन कैसे कैलकुलेट करना ये सुन लें। एग्रीड रेट और मार्केट रेट का फर्क, इसमें फर्क नहीं पड़ता पहले एग्रीड रेट लिखे या मार्केट रेट लिखे, कुछ नहीं फर्क। मार्केट माइनस एग्रीड रेट लिखे वो भी ठीक है। यहां पे हम सिर्फ अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि गेन है कि लॉस हम पहले डिसाइड कर चुके हैं। गेन है तो इधर सिर्फ लिखेंगे गेन, लॉस है तो इधर सिर्फ लिखेंगे, अभी गेन है गेन लिखेंगे। कितना गेन है? टोटल क्वांटिटी 804, सॉरी 408 इनटू एग्रीड रेट। कंसेप्ट के ऊपर फोकस करें। एग्रीड रेट कितना था? 1000। मार्केट रेट कितना? 600। फर्क 400, 400। तो टोटल गेन या लॉस कितना हुआ? 400 इंटू 408, 163,200। ये गेन है कि लॉस है? कैसे डिसाइड किया गेन है कि लॉस है? क्योंकि हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट फेवरेबल था तो गेन है, अनफेवरेबल है तो लॉस है। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट फेवरेबल है तो गेन है, अनफेवरेबल है तो लॉस। गेन या लॉस डिसाइड कर लिया। दूसरा स्टेप ऐड लिखना है इधर के लेस लिखना है। ये सुन ले भाई, ये इसमें तो ऐड है, एग्जाम में कैसे डिसाइड करेंगे वो सुन ले। रिसीट है और नीचे गेन है, तो रिसीट और गेन ऐड हो जाएंगे। रिसीट भी इनफ्लो, गेन भी इनफ्लो, इनफ्लो इनफ्लो ऐड। अगर रिसीट है इधर लॉस है, क्योंकि रिसीट इनफ्लो है, लॉस आउटफ्लो है, नेट। समझ आई? नहीं आई? अगर ये हो पेमेंट और नीचे हो गेन, पेमेंट है आउटफ्लो, गेन है इनफ्लो, नेट हो जाए, इधर लेस आ जाए। और अगर इधर है पेमेंट, इधर है लॉस, पेमेंट भी आउटफ्लो, लॉस भी आउटफ्लो, इधर क्या आएगा? तो पहले आपने डिसाइड करना है गेन है कि लॉस है, फिर डिसाइड करना है ऐड है कि लेस है। क्लियर? नेट कर देंगे, क्या आ जाएगा? नेट रिसीट। और ये पेमेंट होती है, इधर पेमेंट हो, यानी इधर हम परचेजर होते हैं सेलर की बजाय, तो सेलर है तो इसलिए इधर रिसीट आ रहा है। अगर हम परचेजर होते पेमेंट तो इधर क्या आता? और इफेक्टिव रेट क्या है? नेट रिसीट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। क्या रेट आया लिखा है किसी ने? हाँ इफेक्टिव रेट तो वही है। कैसे पता चला वही आएगा? जीरो सम पहुंचे हैं। अच्छा तकरीबन वही है कि एग्जैक्ट वही है? तकरीबन वही है कि एग्जैक्ट वही है? कैलकुलेट किया आपने? एग्जैक्ट वही है। कैलकुलेट किया मेरे भाई ने? एग्जैक्ट। फॉरवर्ड के केस में इफेक्टिव रेट एग्जैक्ट एग्रीड रेट हुआ करेगा। फॉरवर्ड के केस में इफेक्टिव रेट एग्जैक्ट एग्रीड रेट हुआ करेगा। इसीलिए फॉरवर्ड को हम परफेक्ट हेजिंग कहते हैं। कोई स्टूडेंट बता सकता है कि रेट एग्जैक्ट क्यों आता है? क्योंकि जब हम मार्केट रेट पे उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं
क्योंकि इसमें क्वांटिटी एग्जैक्ट होती है। जितनी क्वांटिटी ट्रेड करनी है एग्जैक्टली उतनी ही क्वांटिटी हेज होती है, इसीलिए फर्क आता है, सॉरी इसीलिए परफेक्ट होते हैं हेजिंग, फर्क नहीं आता। और फ्यूचर के केस में अमूमी तौर पे हेजिंग इफेक्टिव तो होगी, परफेक्ट नहीं होगी। फ्यूचर के केस में हेजिंग इफेक्टिव तो होगी लेकिन परफेक्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? हाँ, क्योंकि उसमें हेजिंग क्वांटिटी एग्जैक्ट वो नहीं होती जो ट्रेड करनी है, वो हम स्टैंडर्डाइज राउंड ऑफ की होती है। तो जब हेजिंग क्वांटिटी राउंड ऑफ हो जाती है तो रेट भी चेंज हो जाता है। कुछ समझ आई? कोई समझ नहीं आई, सब भूल गए हैं, मतलब कुछ नहीं समझ आया। कैसे समझ आ गया आपको? हाँ शाबाश, ये सुनना चाह रहा था, नहीं आया। शाबाश शाबाश शाबाश। अब क्या करना है हमने? क्वेश्चन। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते और समझते हैं। देखिए मैंने आपको पहले बताया कंसेप्ट, इसमें कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, आपने खुद देखा है, कुछ भी नहीं कहा। एड लेस है और एक गेन या लॉस है, और वो भी सारी बच्चों की है कैलकुलेशन, बच्चों। लेकिन क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन पढ़ना, एक एक लफ्ज को समझना, यही कमाल है। इसमें टर्म्स ऐसी यूज करता है जिससे हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए। तो कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना है। करें स्टार्ट। सबसे पहले पढ़ते हैं ए शुगर प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को अंडरलाइन कर लें, सेलर है। शाबाश, पोजीशन ली आपने। सेलिंग पोजीशन लेनी है क्या बाइंग पोजीशन? सेलिंग पोजीशन। A sugar producer estimates 14.55 ton. 14.55 टन ऑफ शुगर। अगर आप एक्सपर्ट होंगे ना हेजिंग के तो आपको पता चल जाएगा कि आपसे कौन सी हेजिंग करवा रहा है भला। फॉरवर्ड करवाएगा, फ्यूचर नहीं करवाएगा, क्योंकि फ्यूचर या 14 का होगा या 15 का होगा, या जो भी उसने क्वेश्चन में बता दिया होगा। 15.55 का तो बहरहाल कभी नहीं होगा, ठीक है। 15.55 टन, ये 14.5 इसको अंडरलाइन कर रहे हैं, प्रोड्यूसर को अंडरलाइन कर रहे हैं, लफ्ज को 14.55 टन को अंडरलाइन करें। शुगर विल बी अवेलेबल फॉर सेल, जाहिर है प्रोड्यूसर है तो अवेलेबल फॉर सेल ही होना है, अवेलेबल फॉर परचेज थोड़ा ही होना है। अगर आपको लफ्ज प्रोड्यूसर से पता ना चले तो लफ्ज सेल को अंडरलाइन कर लें, इससे पता चल जाना चाहिए कि सेल करनी है, सेलर है। लेकिन प्रोड्यूसर से पता चल जाता है, सेल से रिकन्फर्म हो गया। इन 3 months टाइम, 3 को अंडरलाइन करें। थ्री मंथ एग्जाम क्वेश्चन थ्योरेटिकली से फर्क नहीं पड़ता। 3 मंथ है तो 3 मंथ कर लेंगे, 6 है तो 6 प्रैक्टिकली फर्क पड़ता है। जितना आगे बढ़ते जाएंगे ना वो रेट को थोड़ा फर्क आता जाता है, रेट का फर्क आता जाता है थोड़ा। तो 3 months टाइम, 3 मंथ को अंडरलाइन कर लें। द फॉलोइंग आर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। सबसे पहले तो मुझे बताएं, क्या आपको पता चल गया व्हाट इज टू बी हेज्ड? क्या हेज करना है? चलें फिर लिखें, व्हाट इज टू बी हेज लिखें। व्हाट इज टू बी हेज लिखें, मैं भी लिखता हूं, देखते हैं पहले कौन लिखे। व्हाट इज टू बी हेज्ड? सेल ऑफ 14.55 टन of sugar after 3 months। क्या चीज रह गई? हाँ, हेज क्या करना है ये तो कर लिया, ठीक है, लेकिन किस टेक्निक से करना है ये भी तो लिखो। थ्रू फॉरवर्ड। किसी स्टूडेंट को इसमें कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलते हैं।
शुगर प्राइस इन टूडेज मार्केट इज ₹120,000 पर टन। ये क्या कह रहा है? आज मार्केट का रेट क्या है? आज मार्केट का रेट क्या है? आज यानी मार्केट में आज के दिन अगर हम बेचे ना तो कि एक भी है ही नहीं, आज के दिन तो बेच ही नहीं सकते। क्यों नहीं बेच सकते? प्रोड्यूस 3 महीने बाद नहीं। आज का जो रेट होता है ना उसे फाइनेंस की मार्केट में बोलते हैं स्पॉट रेट। आइंदा कभी भी घर वाले पूछे ना, जाओ जाके देख के आओ ये आलू का क्या रेट है, आप उधर जाएं सब्जी वाले से पूछे क्या रेट है, वो कहेगा 100 रुपए किलो। आपने घर आके कहना है आलू का स्पॉट रेट है 100 रुपए किलो। स्पॉट रेट क्या है? स्पॉट रेट का मतलब ऑन द स्पॉट डील करनी है तो इस रेट पे होगी। याद रखें डेरिवेटिव मार्केट में स्पॉट रेट इररेलेवेंट है हमेशा, सिवाय भैया ये आज का रेट मार्केट में जो आज का रेट चल रहा है प्यारे भाई कॉर्नर वाले भाई, आज का रेट जो मार्केट में चल रहा है इसे क्या बोलते हैं? स्पॉट। आज का स्पॉट रेट मार्केट में हमेशा हमारे लिए इररेलेवेंट होगा। फॉरवर्ड में भी इररेलेवेंट, फ्यूचर में भी इररेलेवेंट, ऑप्शन में भी इररेलेवेंट, मनी मार्केट में भी रेलिवेंट हो। अभी मुझे पक्का नहीं है, मनी मार्केट हेजिंग में पहुंचेंगे फिर पक्का होगा, वरना स्पॉट रेट फॉरवर्ड में, फ्यूचर में, ऑप्शन में। तो ये 120 क्या है? इसके साथ लिख ले इररेलेवेंट फॉर फॉरवर्ड, फॉर फ्यूचर, फॉर ऑप्शन। स्पॉट रेट आज का स्पॉट रेट बोल रहा हूं, 3 महीने के बाद वाला स्पॉट रेट नहीं, आज का स्पॉट रेट, आज का 3 महीने बाद जो मार्केट का रेट होगा वो नहीं, आज का स्पॉट रेट। समझ रहे हैं? 120,000 क्या है? इररेलेवेंट। स्पॉट रेट हमेशा इररेलेवेंट होगा स्वयं मनी मार्केट हेजिंग में, उसमें मैं भी हूं, मैं वो उधर जाके देखेंगे। दूसरी इंफॉर्मेशन पढ़ें, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 टन ऑफ शुगर विद 3 months टू एक्सपायर। अब देखिए जरा, 3 month इधर को अंडरलाइन करें, 3 month ऊपर भी अंडरलाइन करें। ये पीरियड मैच है कि मिस मैच है? मैच है। पीरियड मैच है कि मिस मैच है? आई कैप ऐसा नहीं करा, एसीसीए के जो कुछ एडवांस क्वेश्चन है उसमें पता क्या करता है, उसमें कहता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 टन ऑफ शुगर विद 3 months टू एक्सपायरी इज 130,000 और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 टन ऑफ शुगर विद 5 month एक्सपायरी इज 150,000। 3 महीने का एक 30 पे है, 5 का एक 50 पे है, कौन सा एग्री? मेरा तो ख्याल है एक 50 वाला उठाते हैं। कौन सा वाला उठाना है? एक रेलिवेंट है, एक इररेलेवेंट है। 3 month वाला रेलिवेंट है, समझे? लेकिन आई कैप ये एडजस्टमेंट चेक नहीं कर रहा, एहतियातन बता, क्योंकि जाहिर है और भाई 3 महीने बाद हमारी चीज तैयार होगी तो हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने बाद वाला ही करना है। हम पागल है 5 महीने बाद वाला करें? ये ऐसा ही है। चीज तैयार 3 महीने बाद होगी, कस्टमर के साथ एग्रीमेंट 5 महीने बाद, 2 महीने उसको संभाल के बैठे रहेंगे हम। समझ रहे हैं? तो ये 3 month मैंने इसलिए लिखवाता होता हूं मैं। आई कैप ने अभी तक टेस्ट नहीं किया इसको, लेकिन मैं भी कभी टेस्ट कर ले तो आपको पता होगा, अगर उसने 2 कॉन्ट्रैक्ट दिए हो ना, आपने कौन सा उठाना है? जो जहां पे पीरियड मैच होगा, पीरियड मिस मैच वाला नहीं उठाना। कौन सा उठाना है? पीरियड मैच वाला होगा। यह है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। यानी इसमें क्या कह रहा है, अगर आप डीलर के साथ एग्री करते हैं ना तो डीलर पता है क्या कह रहा है, सर 3 महीने के बाद रेट 130 होगा। रेट कितना होगा? 130। अगर मार्केट में रेट फर्क हुआ ना, कम या ज्यादा हुआ, हम प्राइस सेटलमेंट कर लेंगे। मार्केट में रेट कम या ज्यादा हुआ तो हम क्या कर लेंगे? 130 हुआ अगर मार्केट का रेट भी, 3 महीने बाद मार्केट का रेट भी 130 हुआ ना, तो हमारा कोई लेना देना नहीं है।
अगर रेट 130 से कम या ज्यादा हुआ तो हम लेना देना कर लेंगे। क्लियर? मैं गारंटी देता हूं, इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की नेचर समझे। ब्रोकर कह रहा है मैं गारंटी देता हूं कि 3 महीने बाद आपकी शुगर 130 पे बिके ही बिके। अगर रेट 120 पे चला गया ना मार्केट का रेट, तो शुगर बेचनी आपने मार्केट में ही जाके 120 पे ही है। जाते जाते मुझसे मिलते जाइएगा, 130 और 120 का फर्क लेते जाइएगा मेरे से, आपका रेट गारंटीड हो गया। क्या? 130। हमने कहा अच्छा, अब बताइए मेरे जिन में क्या सवाल आ रहा है? अगर रेट 140 हो गया तो क्या होगा? सर देखें, असूल की बात है, गारंटी दी है 130 की, 130 ही होगा, ना कम ना ज्यादा। अगर 140 हो जाता है ना, आपने अभी भी मार्केट जाना है, मार्केट में मार्केट रेट में बेचेंगे 140। अब की बार भी घर जाने से पहले मिलते जाना है, और अब मिलके क्या करना है? पैसे देने हैं। रेट फिर भी हम कहेंगे ठीक है, हमें कोई मसला नहीं, हमें तो सिर्फ इससे मसला है कि रेट फाइनल 130 चाहिए था, 130 में हमें वारा खाता है बिजनेस, तो हमें कोई मसला नहीं। क्योंकि अगर हमारा ज्यादा नहीं आ रहा ना हमें, तो कम भी नहीं आ रहा, ज्यादा नहीं आ रहा कम भी नहीं आ रहा भाई, ठीक है। ये फिर क्या हुआ? साइन कर लिया अगर आपने ये एग्रीमेंट, तो 3 महीने बाद क्या हुआ? आफ्टर 3 मंथ्स प्राइस ऑफ शुगर इज 115 पर टन। कितनी? 115 पर टन। इसको कभी कभी बोलते हैं, इसको कहते हैं 2 डेज, ऊपर जो फर्स्ट वाला है ना, फर्स्ट वाला, इसको कहते हैं 2 डेज स्पॉट रेट। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्पॉट रेट आफ्टर 3 मंथ्स। स्पॉट रेट आफ्टर 3 मंथ। परेशान हो रहे हो ना, ये स्पॉट रेट क्यों हो गया? स्पॉट रेट तो ये होता है, स्पॉट रेट होता है जो मार्केट में करंट रेट चल रहा हो। 3 महीने के बाद, जब आप 3 महीने के बाद मार्केट में जाएंगे ना, तो उस वक्त स्पॉट रेट यही हो चुका होगा। आज का स्पॉट रेट ये है, स्पॉट रेट का मतलब 2 डेज रेट। 3 महीने बाद, जो 3 महीने बाद वाली डेट होगी ना, उसका स्पॉट रेट यही होगा, आज नहीं है। आज हम इसको स्पॉट रेट बोलेंगे, इसको नहीं बोलेंगे। लेकिन जब 3 महीने गुजर जाएंगे तो खुद बताएं स्पॉट रेट क्या हो जाएगा। ये कुछ को समझ आई? कोई नहीं आई समझ? आई तो जरा बताइए, स्ट्रेटजी डिसाइड करें, स्ट्रेटजी डिजाइन करें। लिखे लिखे लिखे। स्ट्रेटजी क्या है? सेल ऑफ 14.55 टन ऑफ शुगर आफ्टर 3 months at the rate of 130,000। ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एग्री हो गया। इसके साथ ये अपने साइन कर लेंगे, आपने एग्री कर लिया, साइन कर लें ताकि आपको पता चल जाए ये एग्रीमेंट हो गया हमारा। एग्रीमेंट किसका हो गया? क्या एग्रीमेंट किया? एग्रीमेंट कर लिया आपने ट्रेडर के साथ, सॉरी बैंकर के साथ, डीलर के साथ एग्रीमेंट कर लिया आपने। क्या एग्रीमेंट किया बताएं? कि आपने 3 महीने के बाद उसे 14.55 टन ऑफ शुगर सेल करनी है। किस लिहाज से? 130। लेकिन सचमुच सेल करने उधर ना पहुंच जाइएगा, वो प्राइस सेटल करेगा। हाँ, सेल मार्केट में होगी। भाई एग्रीमेंट कर लिया? क्या एग्रीमेंट किया आपने ब्रोकर के साथ? सेल ऑफ 14.55 टन शुगर आफ्टर 3 मंथ। किस रेट पे? 130 था। अब सो जाए, 3 महीने के लिए सो जा, सो जा भैया ना, आप भी सो जाए। आपने 3 महीने, 3 महीने के बाद उठ जाए, 3 महीने के बाद उठेंगे, दुनिया बदल चुकी होगी। दुनिया क्या होगी?
यानी मार्केट बदल चुकी होगी, रेट बदल चुके होंगे। अब आपने 3 महीने बाद खूब मेहनत की, 3 महीने बाद आपने 14.55 टन फसल उठाई और भागे भागे किधर गए? ब्रोकर के पास के मार्केट में जाके आपने क्या करना है? सेल करना है। किस रेट पे मार्केट को सेल करेंगे? मार्केट रेट पे के जो ब्रोकर के साथ एग्रीमेंट किया था। मार्केट वाले कहेंगे हमें पता ही नहीं सर आप क्या करते हैं, हम तो मार्केट में रेट पे सेल परचेज होगी। हमने कहा ठीक है जी, सेल ऑफ कमोडिटी कितनी थी? 14.55, जगह नहीं है इधर कर देता हूं, 14.55 एट द रेट ऑफ, मार्केट का रेट क्या है? 115 एट द रेट ऑफ 115,000। जगह कम है, नजर आ रहा है ना? लिखा है 14.55 एट द रेट ऑफ 115,000। तो गल्ला मंडी से सारा कुछ बेचा हमने मार्केट रेट पे, कितने पैसे मिले? 1673,250। देखिए सही है। अब हम पैसे लेके घर जा रहे हैं, ठीक है? बताइए खुश जा रहे हैं कि सैड जा रहे हैं? कितने स्टूडेंट का ख्याल है खुश जा रहे हैं? वैसा अच्छा, मैं अंदाजा लगा लूं, अगर तो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए फेवरेबल है तो मैं खुश हूं, अगर अनफेवरेबल है तो मैं सैड हूं। ठीक है? मार्केट में गया, मैंने एग्रीमेंट किया हुआ है 1.30 का, मार्केट में गया, मार्केट का रेट 1.15 था। इसका मतलब है बाकी के सारे किसान 1.15 घर लेके जा रहे होंगे, मैं 1.30 लेके जा रहा हूँगा, क्योंकि मैंने जो रेट लॉक किया है, जो रेट एग्री किया है वो 1.30 का है। मैं खुश हूं। मैं क्या हूं? खुश हूं। खुश हूं तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरे को गेन हुआ कि लॉस हुआ? फिर से, गेन हुआ कि लॉस हुआ? गेन। तो इधर लिखो गेन। कितना गेन? कितना गेन? 14.55 क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट, 14.55 मल्टीप्लाइड बाय 130 एग्रीड रेट माइनस 115। अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता 115 पहले कर ले 130 बाद में, फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गेन या लॉस हम अलग तरीके से डिसाइड करते हैं, वो आंसर माइनस पॉजिटिव की वजह से डिसाइड नहीं करते। तो उस चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं, पहले क्या जो मर्जी पहले लिखे, जो मर्जी बाद में लिखे। कितना आया? 218,250। पहले मेरी तसल्ली करवाएं, क्या आपको पता चल गया कि गेन है कि लॉस मैंने कैसे डिसाइड किया? पक्की बात है। चले, अच्छा अब दूसरा सवाल, भाई इधर गेन है तो ये ऐड होगा कि लेस होगा? रिसीट इनफ्लो है, गेन भी इनफ्लो है, ऐड होगा। कितनी अमाउंट ऐड होगी? 218,250। भाई यहां तक क्लियर है? अब क्या करना है? नेट रिसीट 1891,500। अभी नहीं, अभी इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करना है। नेट रिसीट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। नेट रिसीट कितनी है? 1891,500 डिवाइडेड बाय नेट टोटल क्वांटिटी कितनी है? 14.55। कितना रेट निकला? 130। एग्जैक्ट 130 निकला। अरे ये क्या, ये तो इफेक्टिव रेट वही है जो एग्रीड रेट था। इसका मतलब हमारी हेजिंग परफेक्ट हो गई। इसका मतलब है जो हम रेट चाहते थे 3 महीने पहले, हमें एग्जैक्ट वही रेट मिला। एग्जैक्ट वही रेट कैसे मिला? परफेक्ट वही रेट कैसे मिला? क्योंकि फॉरवर्ड परफेक्ट हेजिंग है, इसमें वही रेट आएगा। इसमें वही रेट क्यों आता है? लॉजिक क्या है?
क्योंकि क्वांटिटी परफेक्ट तो रेट भी परफेक्ट है, क्वांटिटी परफेक्ट तो इफेक्टिव रेट भी परफेक्ट। भाई कुछ समझ आया? देखिए फॉर्मेट में कोई प्रॉब्लम, स्टेप्स में कोई प्रॉब्लम, कंसेप्ट है, कंसेप्ट कल भी कल सेम ना, कुछ तो फर्क होगा, कुछ तो फर्क होगा। कल परफेक्ट हैजिंग नहीं होगी। परफेक्ट हैजिंग क्यों नहीं होगी? अच्छा यहां मुझे बताइए, अगर हैजिंग करें तो हमें इफेक्टिव रेट क्या मिलता है? 130। अगर हैजिंग ना करें तो हमें इफेक्टिव रेट क्या मिलेगा? 1, वही जो स्पॉट रेट है मार्केट का आफ्टर 3 मंथ वाला, वही मिलेगा ना, वो 1.15 होगा। तो बताइए हैजिंग इस पर्सन के लिए सही रह गई फाइनेंशियली कि नहीं? सही रह गया, सही खेल गया, वेरी गुड। चले अच्छा आप सुने, आई कैप में यही क्वेश्चन था, लेकिन मैं मजीद आपको पीडीएफ फाइल अभी थोड़ी देर में शेयर करूंगा। मजीद क्वेश्चन मैंने बनाए हैं खुद से, वो मैं आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करूंगा। ये भी आपने होम असाइनमेंट के तौर पे करना है, ये आपकी वार्म अप एक्सरसाइज है। असल क्वेश्चन वो जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ना, वो आपने अटेम्प्ट, और ये लाजमी, देखिए कंसेप्ट छोटे छोटे होंगे लेकिन साथ साथ करते रहेंगे तो फिर छोटे छोटे रहेंगे। आपने एक दिन का भी गैप डाल दिया ना तो मुश्किल हो जाएगा। ये टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, रोज का रोज करते जाएंगे, आसान इसी लेवल पे, डिफिकल्टी लेवल यही रहेगा। रोज का रोज करते जाएंगे, डिफिकल्टी लेवल यही रहेगा जो आज के लेक्चर का था, आखिरी लेक्चर में भी इंशाल्लाह। लेकिन एक दिन भी गैप आ गया ना, डिफिकल्टी लेवल डबल हो जाएगा भैया। ठीक है, तो ये आज का काम आपने आज ही कर देना है, यानी कल का लेक्चर शुरू होने से पहले। क्लियर? कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।